जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ लाते हैं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिससे कि प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आज हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि वेद कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, टोटल वेदों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। पहला होता है आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर हल करेंगे इनके प्रश्नों को। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यह वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वह भी ऋग्वेद में हुई है। तो विस्तार से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। तो वेद कितने होते हैं? टोटल वेद होते हैं 4। पहला वेद आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे, और आपको अगर कोई भी असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हम आपकी समस्या को अगली वीडियो में दूर कर सकें। ऋग्वेद को प्राचीन वेद भी कहते हैं। इसमें टोटल मंडल कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, मंडल 10 होते हैं। जबकि अगर ये पूछता है कि ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं, तो 1028 सूक्त पाए जाते हैं आपके ऋग्वेद में। इसकी भाषा की बात करें, ऋग्वेद की भाषा कैसी होती है, तो पद्यात्मक, यानी कि पद्य के रूप में इसकी भाषा होती है। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, गद्य कक्षा 12 में भी आप पढ़े होंगे, गद्य और पद्य। ये सारी जानकारी आपको पहले से है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पहले से होगी। नहीं होगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसकी भी जानकारी आपको दी गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनाता है उसमें ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है आपका ऋग्वेद में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ पूछा जाता है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को क्या करता है? संबोधित करता है। यानी कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो ऋग्वेद से हुई है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सामवेद। सामवेद की खासियत क्या होती है? इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। यानी कि जो देवताओं के प्रति या देवताओं के लिए जो गीत संगीत या जो मंत्र बने, उनका संकलन किस वेद में किया जाता है? तो उनका संकलन सामवेद में किया जाता है। अगला पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूछा जाता है, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहते हैं? तो याद रखिएगा, सामवेद को भारतीय संस्कृत का मूल, संगीत का मूल कहा जाता है। यानी कि जो गाना, म्यूज़िक वगैरह की शुरुआत हुई वो किस वेद से हुई? सामवेद से हुई। ये है आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तीसरा, यजुर्वेद। याद रखिएगा, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें आपको गद्य की रचना भी और पद्य की रचना दोनों उपलब्ध होंगी। यानी कि इसमें गद्य भी लिखा हुआ होता है, मतलब कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो गद्य के रूप में होती हैं, जबकि कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो पद्य के रूप में होती हैं। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर वेद का मैं एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यह मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। यानी कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं
जो विशेषता दी गई है, जो प्रधानता दी गई है वो कर्म को दी गई है। मतलब कर्म की जितनी बातें हैं वो आपको मिलने वाली हैं यजुर्वेद में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे अथर्ववेद के बारे में। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मतलब यूँ कहें कि दवा वगैरह आप जानते हैं अथर्ववेद, है ना। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं, इन सबका वर्णन, इन सबका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो अथर्ववेद में किया गया है। तो ये थे कुछ आपके अथर्ववेद से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ इनकी कुछ जानकारी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों, बढ़ते हैं और समझते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है? तो पहला पॉइंट क्या है कि ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या, मतलब ब्रह्म की विद्या। अगर ब्रह्मा के बारे में या ब्रह्म विद्या के बारे में आपको जानना है तो आपको उपनिषद पढ़ने होंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट, इसमें आत्मा परमात्मा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिकों के विचारों का संग्रह भी किया गया है। यानी कि आप जो देखते जितनी भी जानकारी है वेद पुराण, यानी कि आत्मा परमात्मा से, संसार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, अलग अलग दार्शनिकों के जो विचार हैं उन्हें कहाँ संकलित किया गया है, कहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया है? तो उन्हें रखा गया है बाबू कहाँ पे? उपनिषद में रखा गया है। बात करेंगे उपनिषद की संख्या, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी संख्या होती है? उपनिषद की संख्या होती है 108। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, पहले तो ये समझ जाते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो आप याद रखिएगा, वो है आपका सत्यमेव जयते। अब पूछा जाएगा वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका उपनिषद से। उपनिषद में वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये अपने आप में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सारे आपको इसी वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो टोटल संख्या उपनिषद की कितनी? 108। जो आपका भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं वेदों के बारे में, है ना। वेदांग, वेदांग का वेदों के अर्थ को समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। मतलब वेदों की सारी जानकारी लेने के लिए आपको जो रचना, मतलब उसकी सारी जानकारी डीपली गहराई से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग याद रखिएगा 6 होते हैं। कौन कौन से? ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको वेदों से रिलेटेड जितनी जानकारी है एक वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो वेदांग की संख्या होती है वो 6। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण और नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद और नंबर 6 जो है आपका वो है ज्योतिष। ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्मृति, यादाश्त, है ना। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है ना। स्मृतियों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। याद रखिएगा, पहले मनुस्मृति से ही देश चलाए जाते थे। जब संविधान की रचना, जब राजाओं महाराजाओं का ज़माना था तो उस समय मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य की गई, है ना। मतलब मनुस्मृति की रचना कब की गई? पहले मैं बता दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो राजा महाराजा जो राज करते थे वो मनुस्मृति के आधार पे ही राजपाट किया करते थे। ये पूछ सकता है कि रचना कब हुई मनुस्मृति की? तो 200 से 100 ईसा पूर्व के मध्य की गई।
आगे बढ़ते हैं, पुराण के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपका आखिरी टॉपिक होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ लाने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको बिना कोई शुल्क दिए ये सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। तो पुराण की टोटल संख्या कितनी होती है? 18। पुराण की टोटल संख्या कितनी होती है? 18। सबसे प्राचीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण, विष्णु के 10 अवतारों, विष्णु ने जितने अवतार लिए थे, राम हुए, कृष्ण हुए, हिरण्यकश्यप हुए, जितने भी अवतार हुए, उन सभी अवतारों का उल्लेख आपको मिलने वाला है मत्स्य पुराण में। तो ये थे दोस्तों आपके लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे चैनल पर आपको फ्री में उपलब्ध करवाए गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल सके। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि मैं ये सारे जो मार्क लगे हुए इन्हें हटाता हूँ और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और कुछ और नई जानकारी के साथ एक नया वीडियो लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।